बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉरेंस फोर्सेस के बारे में स्टडी किया हुआ था। आप सभी को याद होगा कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक ऐसी स्पेस में, एक ऐसी जगह पर है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड सब एक साथ हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो चार्ज को इफेक्ट नहीं करता, वो मास को इफेक्ट करता है। तो हमने दो फील्ड लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ही स्थान पर अगर दोनों प्रकार के फील्ड्स हैं और वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी अप्लाई होता है और उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई होता है, और इन्हीं फोर्सेस को ही हम लॉरेंस फोर्सेस कहते हैं। और एक साथ जब फोर्स अप्लाई होता है तो उसका एक नेट फोर्स भी बनता है, वो हमने कैलकुलेट किया। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसी लॉरेंस फोर्स के आधार पर या उसी पर बेस्ड जो चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसके बेसिस पर आज हम स्टडी करेंगे। देखते हैं आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के आधार पर आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है, आपने सबने पढ़ा है क्यू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पर, और इसी फोर्स के बेसिस पर धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल पढ़ेंगे। धारावाही चालक हम पहले भी एक बार इसका जिक्र कर चुके हैं, आज और मैं इसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूं। धारावाही चालक जिसे आप करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। करंट कैरिंग कंडक्टर, और आप याद रखें करंट कैरिंग कंडक्टर को शॉर्टकट में सी कहा जाता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर धारावाही चालक जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। धारावाही चालक का मतलब एक ऐसा चालक जिसमें करंट फ्लो हो रही हो। ये एक कंडक्टर है, मैंने मान लिया कि इसकी टोटल लेंथ L है और इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिया। सोर्स से जोड़ दिया मतलब हमने एक सेल या बैटरी इस पे लगा दी इस तरह से। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा। जैसे ही आप बैटरी लगाओगे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, आप सभी ध्यान से देखिएगा। करंट कैरिंग कंडक्टर की स्पेशलिटी क्या होगी, उसकी क्या विशेषता होगी, ये आप सभी को याद रखना है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर की स्पेशलिटी ये होती है कि उसका जो नेट चार्ज होता है वो जीरो रहता है, हमेशा याद रखिए। नेट चार्ज ऑफ एनी करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी जीरो। करंट कैरिंग कंडक्टर धारावाही चालक का नेट चार्ज जो होता है वो हमेशा जीरो रहता है। चार्ज जीरो कैसे रहता है, क्योंकि एक तरफ से जितना चार्ज इसमें एंटर करता है दूसरी तरफ से उतना ही चार्ज बाहर भी निकल जाता है। करंट में अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो यहां से चलेगा और एक साइड से जितना चार्ज इसमें एंटर करेगा उतने ही समय में उतना ही चार्ज यहां से बाहर निकल के इसमें चला जाएगा। और एक चीज कि इसमें बाहर से कोई चार्ज आया नहीं और इसमें से हमने कोई चार्ज निकाला नहीं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट चार्ज ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। इट्स नेट चार्ज विल बी ऑलवेज जीरो, आपको याद रखना है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर की स्पेशलिटी होगी। अब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट चार्ज जीरो होता है, उसमें चार्ज सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ पूरे परिपथ में चलता है, मूव करता है, नेट चार्ज उसका जीरो ही रहेगा।
अच्छा, अब अगर इसका नेट चार्ज 0 है तो इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? आप सोचिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू Q इंटू ई, चार्ज पर लगने वाला, हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा, और चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है। मैं एक चीज और आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, इलेक्ट्रिकल फोर्स के फॉर्मूले में भी एक चार्ज Q आता है, मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले में भी चार्ज Q आता है, लेकिन दोनों जगह ये जो चार्ज Q आ रहा है इसका मतलब अलग अलग है दोनों जगह पर। बात समझ में आई आपको कि इलेक्ट्रिकल जो चार्ज पर वैद्युत बल लगता है उसमें भी फॉर्मूले में Q आता है, और चुंबकीय बल जो लगता है चार्ज पर उस फॉर्मूले में भी Q आता है, लेकिन दोनों जगह पर आया हुआ Q का मतलब अलग अलग है। क्या, कौन से Q का क्या मीनिंग है? लेट अस सी हियर। यहां पर जो आप Q देख रहे हैं, इस Q का क्या मतलब है? तो बेटा मैं बता दूं, इस Q का मतलब है नेट चार्ज, याद रखिए। और मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले में जो भी ये Q आप देख रहे हैं, इस Q का क्या मतलब है? इस Q का मतलब है चार्ज विच इज मूविंग, चार्ज विच इज मूविंग मीन्स ऐसा चार्ज जो मूव कर रहा हो, ऐसा चार्ज जो गति कर रहा हो, जो चल रहा हो, ऐसे चार्ज के लिए हम ये Q सिंबल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स में जो Q होते हैं दैट इज नेट चार्ज, दिस इज नॉट अ मूविंग चार्ज, प्लीज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट इट। और मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले में भी एक चार्ज आता है, ये वाला चार्ज वो चार्ज है जो चल रहा होता है, जो गति कर रहा होता है, यहां पर ये नेट चार्ज नहीं आता। ठीक है, तो दो बातें तो ये भी आपको याद रखनी है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैं थोड़ी सी और इसमें आपको समझाता हूं। इसमें चार्जेस होंगे, फ्री चार्जेस भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से मैं ये इलेक्ट्रॉन्स मान लेता हूं, ये सारे के सारे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सभी इलेक्ट्रॉन्स आप तो जानते हैं जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। जैसे ही बैटरी लगाएंगे ये सब इसके अंदर ऐसा चलना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलने लगेंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं? और इसके अंदर पॉजिटिव एटम्स होते हैं, जिन एटम्स से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा छिटक कर अलग हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला जो एटम उस पे बचा, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, दिस इज वेरी हैवी एंड ये चलता नहीं है कभी, आपको याद रखना, और पहले भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस बीच बीच में ऐसा यहां पर रहते हैं, बट आपको याद रखना है दीज पॉजिटिव एटम्स आर वेरी हैवी एंड दे डू नॉट मूव, वो चलते नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में 1837 टाइम्स इनका मास ज्यादा होता है, तो ये बहुत भारी होते हैं, और ड्यू टू देयर हैवीनेस ये चलते नहीं है, मूव नहीं करते, चलने का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस पर मान लेते हैं कि इस कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लेट
पॉजिटिव चार्ज मैंने मान लिया प्लस क्यू और नेगेटिव चार्ज मैंने मान लिया माइनस क्यू। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस इज द रीजन दैट इट्स नेट चार्ज इज 0। क्लियर? अब मुझे कुछ बातें यहां पर आपको और भी बड़ी डीपली बतानी है। सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर मैंने ये मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज इसका प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज इसका माइनस क्यू इस पे, तो उस सिचुएशन पे नेट चार्ज इसका कितना, या मुझे टोटल चार्ज पहले आप बताइए। टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, कितना टोटल चार्ज होगा? सोचिए, इस पर जो टोटल चार्ज होगा बेटा दैट विल बी 2q चार्ज। क्यों? q पॉजिटिव और q नेगेटिव, सो द टोटल चार्ज विल बी 2q, बट व्हाट विल बी इट्स नेट चार्ज? सो इट्स नेट चार्ज विल बिकम 0। दिस यू विल हैव टू रिमेंबर। आप इसको भूलिए नहीं, ये मैं करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में ही अभी मैं बात कर रहा हूं। आप फिर से देख लें, सपोज दैट इनसाइड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर देयर आर q पॉजिटिव चार्जेस एंड q नेगेटिव चार्जेस। सो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर? कंडक्टर के भीतर, चालक के भीतर कुल कितना चार्ज है, टोटल कितना चार्ज है? तो टोटल चार्ज है 2q। टोटल क्यों? क्योंकि q प्लस वाला है और q माइनस वाला भी है, तो टोटल तो 2q हो गया ना। लेकिन जब मैं नेट चार्ज की बात करूंगा, नेट चार्ज के लिए इनको साइन चिन्ह सहित प्लस करना है आपको। तो जब चिन्ह सहित प्लस कर दोगे तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 0। सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। एग्जाम्पल्स, मान लेते हैं इसमें जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो 100 हैं और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं? वो -100। इस तरीके से टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्जेस 200 होंगे। टोटल मैं बात कर रहा हूं, नेट में बात नहीं कर रहा हूं। टोटल कैसे? क्योंकि 100 प्लस माइनस है, सॉरी 100 माइनस है और 100 प्लस है, इसलिए टोटल चार्ज 200 है। लेकिन नेट चार्ज की अगर मैं बात करूंगा कि इसके अंदर का नेट चार्ज कितना है, दैट विल बी 0। ठीक है। और एक चीज मैं बात करना चाहता हूं यहां पे, मूविंग चार्ज कितना है, गति करने वाला चार्ज इस पर कितना है, इसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं आपको। मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज मीन्स द चार्ज विच इज मूविंग, जो चार्ज चल रहा है उसके बारे में बताइए। तो मूविंग चार्ज के बारे में अगर मैं देखूंगा तो मैंने अभी आपको बताया, या आप जानते भी हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल विच आर मूविंग। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिकल होते हैं जो चल रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज तो चलता नहीं ना, अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज बहुत भारी होता है और वो अपनी जगह से चलता नहीं है। चलने का काम सिर्फ किसका है? नेगेटिव चार्ज का। तो मूविंग चार्ज कितना है? क्या मूविंग चार्ज 100 है, 200 है या 0 है? सोचिए और बताइए मुझे। आप जानते हैं कि चार्ज चलता कौन सा है? केवल माइनस चार्ज चलता है। तो इस वाले एग्जाम्पल पे अगर मैं पूछूं कि चलने वाला चार्ज कौन सा है, तो चलने वाला चार्ज 100 है, 200 है या 0 है? सोचिए, केवल नेगेटिव चलता है ना, तो नेगेटिव वाले कितने हैं? 100, इसलिए मूविंग चार्ज कितने हैं? 100। याद रखिए ये चीज। अगर यहां के हिसाब से मैं बोलूं और उस सिचुएशन पे मूविंग चार्ज की मैं बात करूं तो वो मूविंग चार्ज कितना होगा? मूविंग चार्ज होगा Q।
याद रखिए इस पॉइंट को। तो मैं फिर से एक बार 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। कोई भी धारावाही चालक एक ऐसा चालक होता है जिसमें धारा बह रही होती है। उस धारावाही चालक की स्पेशलिटी क्या होती है कि उसका जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कैसा रहता है, 0 रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें एक साइड से जितना चार्ज एंटर करता है दूसरी साइड से उतना ही चार्ज बाहर निकल जाता है। आप चाहें तो हम इसका रीजन भी आपको बता सकते हैं। रीजन, क्योंकि उसमें एक ओर से जितना आवेश प्रवेश करता है उतना ही आवेश उतने ही समय में दूसरे सिरे से निकल भी जाता है। तथा इस पर कोई आवेश बाहर से आया नहीं, कोई भी आवेश बाहर से आया नहीं, तथा इससे कोई आवेश बाहर गया नहीं। दिस इज द रीजन दैट इट्स नेट चार्ज इज 0। अगर हमने मान लिया कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस क्यों हैं, नेगेटिव चार्जेस माइनस क्यों हैं, तो टोटल चार्ज क्या होगा, 2q चार्ज होगा। प्लस q वाले प्लस वाले q चार्जेस, नेगेटिव भी q, तो टोटल 2q। नेट चार्ज 0 हुआ। उसका मैंने एक एग्जांपल भी करके आपको दिखाया। इसी का मूविंग चार्ज हमने यहां लिखा हुआ है कि मूव करने वाला चार्ज, तो सिर्फ ये नेगेटिव q होगा, पॉजिटिव मूव नहीं करता। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स में ये जो q आ रहा है, इनके क्या मीनिंग है, नेट चार्ज और चार्ज विच इज मूविंग। हाँ, माइनस हो जाएगा, लेकिन 100 चार्जेस ही चल रहे हैं। अगर मैं काउंटिंग में लिखूंगा तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए मूविंग चार्ज भी 100 वाले होंगे। ठीक है। अच्छा, अब जब इतनी सारी जानकारी आप ले लिए, तो अब आप मुझे बताइए कि अब अगर हम इस कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे जाके, तो क्या इफेक्ट होगा। कोई धारावाही चालक किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर रख दिया जाता है, एक जगह है, यहां पर खूब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया। अब बताइए इस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, सोचिए और बताइए मुझे। लगेगा? कैसे लगेगा भाई, बताइए। ध्यान से देखें, करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट चार्ज कितना होता है, 0। और इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नेट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट चार्ज अगर 0 है तो फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, याद रखिए। तो अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र में आपने किसी धारावाही चालक को रख दिया है, तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल 0 होगा। ये पॉइंट आप नोट कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहां पर लिख देता हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला वैद्युत बल
फोर्स इलेक्ट्रिकल इज जीरो। और क्यों जीरो होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स के फॉर्मूले में जो Q है, ये Q नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और धारावाही चालक का नेट चार्ज जीरो होता है। तो जब नेट चार्ज जीरो होगा तो उस पर फोर्स भी जीरो लगेगा, याद रख लीजिए। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी चीज, अगर मैं धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा जाके, तो उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? आप सोचकर बताइए मुझे। यही करंट कैरिंग कंडक्टर मैं मैग्नेटिक फील्ड पे रखूंगा। एक जगह पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर हमने एक धारावाही चालक रख दिया। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? सोचिए। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q V क्रॉस B। इस फॉर्मूले में जो Q आता है वो कौन सा है? क्या ये नेट चार्ज है या टोटल चार्ज है या चलने वाला चार्ज है? आंसर है चलने वाला चार्ज है। और करंट कैरिंग कंडक्टर पर चलने वाला चार्ज कितना होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर पर चलने वाला चार्ज Q होता है, माइनस Q होता है। जीरो तो नहीं होता ना। अगर जीरो नहीं होता तो Q भी होगा, चार्ज चल भी रहा है और हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा भी है, तो उस पर लगने वाला फोर्स जीरो नहीं होगा। तो याद रख लीजिए कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। हमने यहां क्या लिखा? किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला वैद्युत बल शून्य होता है। जबकि दूसरी चीज क्या लिखेंगे? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल लगता है। धारावाही चालक पर चुंबकीय बल आरोपित होता है, आरोपित होता है। तो ये दो पॉइंट्स हमने और निकाले कि अगर हम किसी धारावाही चालक को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे जाके, मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर हमने एक धारावाही चालक रख दिया, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा वैद्युत क्षेत्र में? बताइए। वैद्युत क्षेत्र में कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के फॉर्मूले आपके सामने हैं। वैद्युत बल के फॉर्मूले में जो चार्ज है वो नेट चार्ज है और धारावाही चालक का नेट चार्ज कितना होता है? जीरो, जिसकी वजह से वैद्युत बल तो नहीं लगेगा। चुंबकीय बल में जो चार्ज हम यूज करते हैं वो गतिमान चार्ज होता है और गतिमान चार्ज जीरो नहीं है, इसलिए चुंबकीय बल लगेगा। तो हमने देखा कि धारावाही चालक पर चुंबकीय बल आरोपित होता है। कितना आरोपित होता है यही आज हमको कैलकुलेट करना है। आपने देखे हेडिंग डाली है कि आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के आधार पर धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बड़ी आसानी से। आप देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धारावाही चालक में जो गतिमान आवेश है उस पर लगने वाला बल कितना है। इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें मान लेते हैं। माना धारावाही चालक में गतिमान आवेश Q है तथा वह अनुगमन वेग Vd से गतिमान है।
या अनुगमन वेग vd से गति करता है तथा इस धारावाही चालक को b तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, धारावाही चालक में गतिमान आवेश Q है, गतिमान आवेश, टोटल आवेश तो उसके पास 2Q है और नेट चार्ज 0 है। चलने वाला चार्ज हमने Q मान लिया, नेगेटिव चार्ज ही चलेगा। वह अनुगमन वेग vd से गति करता है तथा इस धारावाही चालक को b तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र पर रखा गया है। तब गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, गतिमान आवेश, चलने वाला आवेश, गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है, Q इंटू VD क्रॉस B। Q तो उसका चार्ज है, जो चार्ज चल रहा है, वेग उसका VD है और जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा हुआ है उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी कैपिटल B है। तो गतिमान आवेश पर जो बल लगता है, चुंबकीय बल, आप सब ने इसका फॉर्मूला तो पढ़ा ही है। अच्छा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब एक काम करते हैं कि हमने मान लिया कि गतिमान आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में t समय लगता है। कितना समय हमने मान लिया? t सेकेंड। और ये t सेकेंड कौन सा? एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगने वाला समय। यहां पर लिख दिया, माना गतिमान आवेश या आवेश को, माना आवेश को धारावाही चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में t समय लगता है। t सेकेंड लगते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस t से हम इस फॉर्मूले के राइट हैंड साइड पे डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखिए कैसे। देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स विल बी Q अपॉन T इंटू VD क्रॉस B है। इस फॉर्मूले पे हमने T से डिवाइड किया और T से मल्टीप्लाई भी करवा दिया। ठीक है, जितने हमने जिस टर्म से डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। Fm मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q अपॉन T इंटू, यहां पर एक छोटा सा काम करना चाहते हैं। VD एंड B बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड T इज अ स्केलर क्वांटिटी, और हम वेक्टर से इस स्केलर को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। तो वेक्टर से स्केलर का मल्टीप्लिकेशन तो आपने पढ़ा है। इस T को हम VD से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर मैं कुछ ऐसे लिखना चाहता हूं, इसको मैं लिखूंगा VD इंटू T, ऐसा, या आप T इंटू VD कर लें, T इंटू VD क्रॉस B, इस तरह से। आप ध्यान से देखें,
स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी किस प्रकार की क्वांटिटी आपको मिलेगी, वेक्टर ही मिलेगी। ये टी को हमने वीडी से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो स्केलर इनटू वेक्टर, ये अभी भी टोटल वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। अब वीडी क्रॉस बी ये बना रहा। अब यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं, यहां Q अपॉन T क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। Q है द चार्ज विच इज मूविंग और T है यहां से यहां तक जाने में लगा समय। तो Q चार्ज को यहां से यहां तक जाने में T समय लगता है, तो Q अपॉन T क्या होगा, हम सब ने पढ़ा है Q अपॉन T विल बी इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, उसके साथ T इंटू वीडी क्या होगा, T इंटू वीडी, थोड़ा सा याद करिए, T क्या है, समय, चार्ज को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, और वीडी क्या है, वेग। तो वेग गुणे समयांतराल, ये किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी इनटू टाइम। आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणे समय का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, तो चाल गुणे समय ही तो है। अब वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा। और कितना डिस्प्लेसमेंट, तो चार्ज यहां से इस टाइम टी में चार्ज यहां से चल के यहां पर आ गया है, कितना डिस्प्लेस हुआ, आंसर है इस कंडक्टर की लंबाई के बराबर। सपोज द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, तो T समय में यहां से यहां तक Vd स्पीड में आया, इसका मतलब है कि Vd इंटू टी, चाल गुणे समय बराबर दूरी, और दूरी के लिए कितनी डिस्टेंस चल गया वो L, तो हम L ले लेते हैं। एंड बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, इसलिए मैं इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा लेता हूं। Therefore magnetic force will be Q upon T is I, T into vector Vd is vector L क्रॉस B। ओके, अब इसमें एक छोटी सी चीज आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू, थोड़ा आप ध्यान से देखें, I की जगह तो हमने I लिख दिया, L क्रॉस B, A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू B इंटू साइन थीटा। अब यहां पर A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पर होगा L B साइन थीटा। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है और ये इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इतना I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए चाहें तो इस फोर्स के फॉर्मूले को बी आई एल साइन थीटा भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज दे आर इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप एक चीज देखिए कि हमने जिस फोर्स का यूज किया हुआ था वो फोर्स कौन सा था, गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल हमने यूज किया था, और उसके बेसिस पर हमने धारावाही चालक पर लगने वाला बल निकाल लिया। और आप ध्यान से देखें, यही मुझे करना था, आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के आधार पर धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब आप सोचेंगे कि यहां पर तो आवेशित कण पर लगने वाला बल था, तो यह भी आवेशित कण पर ही लगने वाला बल होगा। लेकिन बेटा, हमने तो पूरे चालक का चार्ज ले लिया था, पूरे चालक पर जो चार्ज चल रहा था वो क्यू था, और वो चार्ज ही लेकर हमने किया। तो ये जो लास्ट में फॉर्मूले का मैग्नीट्यूड आपको मिला, ये पूरे कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला है, वेयर आई करंट, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर को रखा हुआ है उसकी तीव्रता है ये बी, और थीटा क्या चीज होगी यहां पर, तो थीटा है वेक्टर एल और वेक्टर बी के बीच का कोण। अब ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है कि एल तो लंबाई है
तो क्या लंबाई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लंबाई में भी डायरेक्शन होगी? तो मैं आपको बता दूं यहां लंबाई के लिए कौन सी डायरेक्शन आप यूज करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां लेंथ के लिए वही डायरेक्शन यूज करेंगे जो पार्टिकल्स के वेलोसिटी की डायरेक्शन है। आप देखिए लेंथ में t इंटू वीडी ही तो आया है, तो लेंथ की वही डायरेक्शन होगी जो वीडी की डायरेक्शन है। और वीडी किसकी डायरेक्शन है? तो मैं आपको बता दूं इस फॉर्मूले पे वीडी धन आवेश के अनुगमन वेग की दिशा है। ध्यान रख लें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें जरा सा भी भूले नहीं। हां, आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जब हमने अनुगमन वेग पढ़ा था तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ा हुआ था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हमने पढ़ा हुआ था। तो आप बिल्कुल ये धोखे में मत रहें कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। इस फॉर्मूले में जो ये अनुगमन वेग है ये पॉजिटिव चार्जेस का अनुगमन वेग है। तो L की डायरेक्शन मुझे वही लेनी है जो पॉजिटिव चार्जेस के चलने की डायरेक्शन है। ठीक है, आई होप कि ये चीज अब आपकी नोट हो गई होगी। मैं इसको इरेज करता हूं और वहां पर मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। आप ध्यान रखें कि इस फॉर्मूले में यहां जो Vd आप यूज कर रहे हैं ये धन आवेश का अनुगमन वेग है। धनावेश का अनुगमन वेग। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया? तो बड़ा सिंपल है बेटा, अगर ये ऋण आवेश का अनुगमन वेग होता तो मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं लगाता। थोड़ा सा सोचिए, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स के अनुगमन वेग को पढ़ा था तो आप याद करिए उसके फॉर्मूले में आया था -e/m इंटू टाउ। अनुगमन वेग के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आया था। या जहां कहीं भी हमने करंट का फॉर्मूला अगर पढ़ा तो हमने पढ़ा NeAVD, वहां पर भी कैसा साइन लगाया? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए थे एंड इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और मैंने इस फॉर्मूले पे कहीं नेगेटिव नहीं लिया। अगर कहीं नेगेटिव नहीं लिया इट मींस हम जो Vd ले रहे हैं दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, और इसलिए जो L की डायरेक्शन होगी देयरफॉर L की दिशा L की जो दिशा होगी वो धन आवेश के अनुगमन वेग की दिशा होगी। क्यों? क्योंकि L के फॉर्मूले में इधर Vd ही तो है, ये तो स्केलर ही है ना। L की दिशा धन आवेश के अनुगमन वेग की दिशा में होगी। और एक चीज देखिए, धन आवेश का अनुगमन वेग की दिशा मीन्स धन आवेश के गति की दिशा। आपको मालूम होगा कि धन आवेश जिस दिशा में गति करता है वही डायरेक्शन करंट की भी होती है। याद आया? इलेक्ट्रॉन्स के चलने के अपोजिट लेकिन धन आवेश के चलने की दिशा में ही करंट की डायरेक्शन होती। तो मैं चाहूं तो यहां पर यह भी लिख सकता हूं कि L की दिशा धारावाही चालक में L की दिशा धारावाही चालक में I की दिशा में होगी। ये भी आप याद कर लीजिए। फिर से इस फॉर्मूले में जो आप Vd देख रहे हैं ये धनावेश का अनुगमन वेग है, इसलिए L की जो डायरेक्शन होगी वो Vd की डायरेक्शन पे होगी, अर्थात L की दिशा धनावेश के अनुगमन वेग की दिशा में होगी। अब जिस तरफ धनावेश चलता है वही डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन भी होती है, इसलिए L की दिशा धारावाही चालक में I की दिशा में होगी, धारा की दिशा में होगी। ये आपको याद रखना है। तो L की दिशा क्या लेनी है? जिस तरफ धारा प्रवाहित हो रही हो। इस कंडक्टर में बताइए L की डायरेक्शन मुझे क्या लेनी पड़ेगी? ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव, तो इस कंडक्टर में करंट किस तरफ फ्लो होगी? तो आंसर है इस कंडक्टर में करंट
इस तरफ फ्लो होगी और आई की दिशा में ही तो एल की दिशा लेनी है मुझे, तो एल की दिशा भी मैं इसी तरफ लूंगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट होगी उसी डायरेक्शन में मुझे हर बार एल लेना रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब फिर से कि ये जो फोर्स आया है, फोर्स तो इतना लगेगा। अब आपको याद रखना है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा होगा तो उस पर लगने वाला टोटल बल होगा आई बी एल साइन थीटा। इसमें थीटा किसके किसके बीच का कोण है? तो आंसर है थीटा एल और बी के बीच का कोण, मींस आई और बी के बीच का कोण। आई की डायरेक्शन, एल की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन में है, तो आई की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन के बीच का कोण होगा थीटा यहां पर। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। उस समय धारावाही चालक पर इतना फोर्स लगेगा अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो। अब एक फिर से एक चीज देखिए, ये एक धारावाही चालक है, मैंने मान लिया कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक धारावाही चालक है और इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इधर से इधर, ए से बी की दिशा में विद्युत धारा बह रही है। अब अगर ए से बी की ओर विद्युत धारा फ्लो हो रही है और हमने इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसा नीचे की ओर है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। आप एक काम कर लें, इस सिरे को P और इसको Q कर लें। A और B करने से मैग्नेटिक फील्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ये एक कंडक्टर जिसमें P से Q की ओर करंट फ्लो हो रही है, ये ऊपर से नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। अब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखा है तो इस पर बल तो लगेगा, कितना लगेगा? आंसर है आई बी एल साइन थीटा, करंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ इंटू थीटा। थीटा कितना है यहां पर? इस केस में थीटा की वैल्यू बताइए सबसे पहले मुझे। थीटा किसके किसके बीच का कोण लेना है? थीटा आपको लेना है आई और बी के बीच का कोण। अब मैं जब इतनी सारी जानकारी मुझे मिल गई है तो मैं थीटा के बारे में यहां पर नोट कर सकता हूं। Therefore, theta will be I व B के बीच का कोण। I की दिशा करंट की दिशा व वेक्टर B के बीच कोण। अब आप ऐसा ले लिया करेंगे। ठीक है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू मुझे बताइए कितनी होगी? 90 डिग्री। वेरी गुड, क्योंकि करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बिल्कुल, तो यहां पर थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। फोर्स कितना लगेगा इस पर? ये जो कंडक्टर है चुंबकीय क्षेत्र में रखा है ना, सो श्योरली इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। कितना फोर्स लगेगा? ये फॉर्मूला है आई एल बी साइन थीटा, तो इस पर लगेगा बी आई एल केवल, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसकी लेंथ हमने मान ली L है, इस पर इतना फोर्स लगेगा। अब फोर्स तो एक सदिश राशि है, किधर की तरफ लगेगा ये फोर्स? सोचिए और बताइए कि ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। आप ध्यान से देखिए, ये फोर्स निकालने के लिए L क्रॉस B आ रहा है। अब फिर से छोटी सी एक चीज याद करिए, जब आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था क्लास 11th में, उस समय भी हमने आपको बताया कि वेक्टर प्रोडक्ट जब भी आप करते हैं तो उस वेक्टर प्रोडक्ट से मिलने वाली क्वांटिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है, और वो रूल होता है राइट हैंड कर्ल रूल। दुनिया में कोई भी क्वांटिटी है वेक्टर प्रोडक्ट से बन रही है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, श्योर है। उसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए आप हमेशा ही राइट हैंड कर्ल रूल का यूज कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? अभी कुछ दिन पहले भी एक क्लास में बताया गया था आपको।
सबसे पहले जो पहले क्वांटिटी लिखी है उसकी डायरेक्शन पे आप अपने पूरे राइट हैंड की उंगलियां ऐसे कर दीजिए। उंगलियां और अंगूठे को ऐसा फैलाना है कि 90 डिग्री पर रहें। तो सबसे पहले एल की दिशा में उंगलियों को आप फैला दीजिए। अब एल की दिशा किसकी दिशा होती है? आई की दिशा। तो एल की दिशा में फैला दीजिए, मतलब आई की दिशा में फैला दीजिए। तो आई इधर की तरफ जा रही है, हमने ऐसा उंगलियों को कर दिया आई की डायरेक्शन पे। अब दूसरा, बी की तरफ मुझे उंगलियों को मोड़ना है। बी की तरफ मुझे फिंगर्स को मोड़ना है। बी किस तरफ है? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर तो हम नहीं मोड़ पाते ऐसी उंगलियां, तो हम अपने हाथ को ऐसा कर देंगे और अब हम अपनी फिंगर्स को ऐसा मोड़ देंगे बी की तरफ। तो आई की तरफ, एल की तरफ ऐसा हमने उंगलियां किया और बी की तरफ हमने मोड़ दिया। उस समय अंगूठा किस तरफ इंडिकेशन देता है आपको? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। मींस एट दैट सिचुएशन ये जो कंडक्टर है इस पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। बोर्ड के तल के लंबवत, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर इस पर फोर्स लगेगा, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक रखा जाए तो उस पर एक बल लगेगा, इतना लगेगा, किस दिशा में लगेगा? राइट हैंड कर्व रूल से निकालिए। आई की तरफ, एल की तरफ उंगलियां फैलाइए और बी की तरफ फिंगर्स को मोड़ दीजिए। उस वक्त अंगूठा जिस तरफ इशारा करे वही डायरेक्शन उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की हो जाएगी। तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। अब थोड़ा ध्यान से आप इसको देख सकते हैं। सपोज कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को, ये वाला कंडक्टर ये है, करंट ऐसे फ्लो हो रही थी इसमें, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया ऊपर से ऐसा नीचे की तरफ। तो अभी अभी आपने डिसाइड किया कि फोर्स किस तरफ लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। तो जब फोर्स इस पर अंदर की तरफ लगेगा तो इस कंडक्टर का क्या होगा? आंसर है, ये कंडक्टर जो होगा, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ना, ये पूरा का पूरा कंडक्टर ऐसे चला जाएगा, ऐसा। ध्यान रखिए, ये कंडक्टर अंदर की तरफ फोर्स लगने पर ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? क्योंकि कंडक्टर पर फोर्स लगेगा और पूरा का पूरा कंडक्टर ऐसा अंदर की तरफ चला जाएगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि चार्ज कोई एक किनारे तो है नहीं, कंडक्टर पर तो चार्ज सब तरफ रहते हैं, हर जगह, यहां 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 यहां, हर जगह। तो हर जगह फोर्स भी लगेगा। अब जब सब जगह फोर्स लगेगा तो ये कंडक्टर केवल ऐसा एक तरफ मुड़ जाए, ऐसा मुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। पूरे कंडक्टर पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा और ये पूरा का पूरा कंडक्टर ऐसा चल के ऐसा चला जाएगा। और आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरा का पूरा कंडक्टर ऐसे चला गया। आप देखिए ध्यान से, इस कंडक्टर के साथ मैंने ये लोहे का पीस बांध दिया, एक इसके साथ में ऐसा मैंने एक लोहे का पीस बांध दिया। अब जैसे इसमें करंट फ्लो होती है ये कंडक्टर ऐसे चला जाता है अंदर की तरफ। ध्यान से देखना, कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा है लेकिन इस लोहे के पीस का क्या हो रहा है? कंडक्टर अंदर जा रहा है, लोहे का पीस ऐसा घूमते चला जा रहा है। देख रहे हैं ना? अगर ये एक लोहे का पीस है, कंडक्टर अंदर की तरफ जाएगा लेकिन लोहे का पीस देखिए घूमते चला जा रहा है। अगर ये घूम रहा है, इसके साथ हमने लगा दिया एक शैफ्ट और उस शैफ्ट में लगा दिया फैन। तो जब ये कंडक्टर ऐसा अंदर जाएगा तो वो शैफ्ट ऐसा घूमेगी, शैफ्ट घूमेगी, उसके साथ हमने एक फैन लगाया है। तो जब कंडक्टर अंदर जाएगा तो ये फैन ऐसा चलेगा और पंखा चलने लगेगा। और ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ये प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर का आपको प्रिंसिपल देगी, इलेक्ट्रिक मोटर का सिद्धांत आपको देगी। इसी सिद्धांत पर बेसिस
बेस्ड हम इलेक्ट्रिक मोटर की स्टडी करेंगे, वैद्युत मोटर। और वो वैद्युत मोटर चाहे जहां पर लगी हो, चाहे आपके फैन में लगी हो या सबमर्सिबल की मोटर हो, हम जैसे ही करंट को फ्लो करेंगे उसमें ये कंडक्टर ऐसा चलेगा, कंडक्टर चलेगा, उसके साथ ये लगा हुआ पीस घूमेगा, इसके साथ सैफ्ट लगी है, उसमें लगा फैन घूमेगा, फैन घूमेगा, पंखा चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रूट है, ये बिल्कुल बेसिक कॉज है इलेक्ट्रिक मोटर बनाने का। यहीं से इलेक्ट्रिक मोटर को बनाने का आइडिया मिला था साइंटिस्ट लोगों को। तो ये पूरा का पूरा कंडक्टर ऐसा चला जाएगा और उसी से हमको इलेक्ट्रिक मोटर बनाने का आइडिया भी आया माइंड में। तो आज बेटा हमने ये जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसमें ये देखा, फाइनली हमने जो रिजल्ट निकाला ये देखा कि अगर हम किसी भी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया ये सब आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे दूसरी बातें बतानी पड़ेंगी। वी आर नॉट कंसर्न हियर कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, वी आर कंसर्न ओनली कि फोर्स उस पर कितना लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स की क्वांटिटी भी हमने बनाई, डायरेक्शन के लिए भी हमने तरीका बनाया, आपको डायरेक्शन निकाल के दिखाई आपको राइट हैंड कर्ल रूल से। और यही है जो इलेक्ट्रिक मोटर बनाने का प्रिंसिपल आपको देगा। तो आज हमने आवेशित कण पर लगने वाले बल के फॉर्मूले को यूज किया और पूरे कंडक्टर पर लगने वाले बल का सूत्र निकाल लिया, यही हमको करना था। तो आज हम अपनी फिजिक्स में बेटा इतना ही रख लेते हैं। आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि हमको अपनी फिजिक्स में पढ़ना है, इस लेसन में पढ़ना है, वो हम स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।